जीवन में कामयाब होने के लिए आपको सुनना बहुत जरूरी है, चाहे आपके पेरेंट्स हो या फिर आपके टीचर। अगर आपने सुना नहीं तो आपने कुछ भी समझा नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि आप माइकल जॉर्डन को जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो शायद मैं बता दूं आपको। बहुत बड़े बास्केट प्लेयर है ये, बास्केटबॉल प्लेयर। और इन्होंने अपनी एक थॉट लिखी थी और काफी फेमस थॉट है, बहुत लोगों को नहीं पता है, करोड़ों लोगों को नहीं पता है। उन्होंने क्या कहा था, ग्रेट प्लेयर्स एंड ग्रेट पीपल्स, जिसमें आप आते हैं, have one thing in common। इन दोनों में एक चीज कॉमन है, when nobody is watching, जब उनको, इन दोनों को कोई नहीं देख रहा होता है, they work harder, वो हार्ड वर्क करते हैं। यानी कि when nobody is watching they work harder, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारी असली खासियत क्या है? हमारी असली खासियत क्या है कि कोई देखे तो काम करो और नहीं देखे तो आराम करो। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। यानी कि हमारे टीचर्स हमें देख रहे हैं तो हम काम करेंगे या पढ़ेंगे, पीस लगे जा रहे हैं, पढ़ो 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 पढ़ो, ये हमारी दिक्कत है। या फिर हमारे घर में ही पढ़ते हैं हम, तो हमारे पेरेंट्स आते हैं घर की तरफ, हमारे दरवाजे की तरफ, हमारे कमरे की तरफ, तो हम क्या करते हैं, पढ़ने लग जाते हैं। और जैसे लगता है कि वो चले गए तो हम वापस से रिलैक्स हो जाते हैं। तो व्हाट एम आई डूइंग व्हेन नोबडी लुकिंग एट मी, ये सबसे बड़ी जो है समस्या है हमारी, कि हमें कोई देखता नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं। तो माइकल जॉर्डन का ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको फॉलो किया तो आप सब कुछ समझ गए। व्हेन नोबडी इज वाचिंग दे वर्क हार्डर, यानी कि जो भी बंदे हैं जो ये नहीं देखते कि पब्लिक मेरे लिए क्या देख रही है या फिर जमाना क्या देख रहा है, सब कुछ इस पे डिपेंड नहीं करता है, आप पे डिपेंड करता है ये चीज। और आपको मैं और चीज बताऊं, ये बात है कि विदाउट एफर्ट नथिंग कैन बी अचीव्ड। बिना एफर्ट के, यानी बिना प्रयास के आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो एफर्ट तो सब लगाते हैं, आप भी मेहनत करते हैं, आपके पड़ोसी मेहनत करते हैं, आपका दोस्त मेहनत करता है, आपके कलीग्स मेहनत करते हैं, लेकिन सबका रिजल्ट डिफरेंट डिफरेंट आता है। एक्चुअली में जो आप एफर्ट लगा रहे हैं वो कंसिस्टेंट इन वन डायरेक्शन होना चाहिए। कंसिस्टेंट इन वन डायरेक्शन मतलब वो लगातार उसका प्रयास करना है आपको हमेशा, और हमेशा आपको एक ही डायरेक्शन में करना है। ऐसा नहीं कि आप नहीं हो रहा तो छोड़ दिया। हम क्या करते हैं, जैसे हमने मैथ उठाया, ठीक है, मैथ उठाया, मैथ पढ़ा, हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, तीसरा क्वेश्चन पे अटक गए, अरे यार मैथ नहीं हो रही, छोड़। दूसरी बात, फिर चलते हैं हम हिंदी की तरफ। हमने हिंदी उठाया, हिंदी पढ़ने लग गए, एक पार्ट पढ़ा, ठीक है यार इससे बोर हो गए, व्याकरण पढ़ लेते हैं, ग्रामर पढ़ लेते हैं, ग्रामर में गए, कारक में फंस गए, यार कारक समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो। इसी तरह हमारे दूसरे सब्जेक्ट में, तो हम क्या कंसिस्टेंसी जो है वो बरकरार नहीं रखते। बिल्कुल हमको जो चीज पढ़नी है, जो चीज हमें समझना है, उसके लिए जो है आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, वन डायरेक्शन में फॉलो करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है ये, ठीक है। अगर फॉर्मूला ऑफ सक्सेस की बात करें तो आपको जो है यू नीड टू रिमेन इंटरेस्टेड, कमिटेड एंड रिपीटेड, ठीक है। इंटरेस्टेड, कमिटेड एंड रिपीटेड, ये 3 सक्सेस मंत्र हैं। इसको बोल सकते हैं हम सक्सेस की, ठीक है। ये 3 आपके सक्सेस मंत्र हैं। आज की डेट में क्या है कि हम लोग इंटरेस्टेड कहीं और है, कमिटेड कहीं और है, और रिपीटेड कहीं और है। मतलब मैं आपके लिए मैं बताऊं तो इश्क किसी से है, शादी किसी से है, और बच्चे किसी से है। सिंपल सी बात आपके फॉर्म में बता रहा हूं, एक जनरल नॉलेज की बात है। ये बात आपको समझ में आ गई। मैं आप सभी स्टूडेंट्स के अलावा मैं आपके पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो समझे इस बात को, कि वो समझते हैं आपके जो विद्यार्थी हैं या फिर आपके बेटे हैं, बेटियां हैं, वो लोग कुछ नहीं जानते हैं, वो बुद्धू हैं, उनको कुछ नहीं पता। ऐसे ही मैं एक किसी फ्रेंड से मिला था, तो फ्रेंड क्या बोलेंगे, हमारा सब्सक्राइबर समझ लीजिए, तो उसका कहना था कि हमारे पेरेंट्स तो हमको समझते ही नहीं है। तो मैं सोचा यार तू कोई पाइथागोरस की थ्योरम थोड़ी है जो तेरे को समझते नहीं है। तो बोला नहीं सुनो तो सही सर। मैंने कहा क्या? तो वो कहता है कि सर जब नंबर की बात आती है तो वो बोलते हैं कि पड़ोसी का बेटा देख ले, उसके नंबर तो अच्छे आए हैं, तेरे ही स्कूल में पढ़ता है, तेरे ही कोचिंग में जाता है, तेरे ही टीचर पढ़ाते हैं और तेरे कमाते हैं। और जब हम उनसे, हमारे पेरेंट्स से बात करते हैं कि गिफ्ट्स के बारे में, तो गरीबों के बच्चे दिखा देते हैं। जब गिफ्ट्स की बात आती है तो गरीबों के बच्चे, और नंबर की बात आती है तो जो बच्चे अच्छे कर चुके हैं उनको दिखाते हैं। ये बात है। लेकिन मैं भी ये सोच में पड़ गया, बात तो बंदा सही कह रहा है। ऐसे ही एक दिन मैं अपनी बालकनी में निकला और हमारे जो पड़ोसी हैं सामने रहते हैं, वो अपने बच्चे को समझा रहे थे कि बच्चे मेहनत कर, मेहनत, नहीं तो भूखा रह जाएगा।
भूखा मरेगा। अब मैं सोचा उस बच्चे को समझा रहे हो कि तू भूखा मरेगा जो आप पे मैगी खा के एहसान करता है, तो उसको बता रहे हो कि भूखा मरेगा। वो क्या जाने भूख क्या होती है। उस बच्चे को आप एग्जाम्पल तो पुराने जमाने के मत दो। एक पेरेंट्स कह रहे थे जब मैं तेरी उम्र का था तो 3 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाता था। अब कुछ स्टूडेंट भी सोच रहा होगा कि हमारे लिए तो बस लगवा रखी है, तो क्या बस छुड़वाने की बात कर रहे हैं। अब बच्चे को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तू मेहनत कर, पैदल जाएगा। अब बच्चा यूनिक तो है नहीं कि उसके लिए केवल बस हायर कर रखी है, औरों को भी जाते हैं भाई। तो आप उसको क्या समझा रहे हो, सबके घर में सेम सिस्टम है, आप अलग नहीं हो, कोई दूसरा अलग नहीं है, ठीक है। और मेरे ओपिनियन से, अगर मेरी समझदारी है और मेरी जो बात आपको बताऊंगा मैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप बेस्ट ऑप्शन ढूंढते हैं लाइफ में जीने का, तो बेस्ट ऑप्शन केवल दो ही है। पहला ऑप्शन जो सबसे बेस्ट है, डू व्हाट यू लव। जो आप करते हैं, यानी कि जो आपको पसंद है वो काम आप करिए, वो प्यार से आप करिए। यानी कि जो आपको पसंद है, जिस काम को करने में आपको आनंद आता है, उसको आप करो। देयर इज नो बेटर ऑप्शन देन दैट। सिंपल सी बात है। आप फॉर एग्जाम्पल मकबूल फिदा हुसैन का नाम सुना है आपने? नहीं सुना होगा, क्योंकि इनका शॉर्ट नेम है MF हुसैन। अब आपको याद हो गया MF हुसैन कौन है। एक मशहूर पेंटर हैं और इनका जो निधन हो गया था, आपको भी पता है कि अभी ये हमारे इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो इनकी एक पेंटिंग 1.5 करोड़ रुपए की बिकती थी। समझ सकते हैं क्यों? क्योंकि वो रूल 3 ही फॉलो करते थे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इंटरेस्टेड, कमिटेड एंड रिपीटेड। यानी कि अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं उनकी, तो 56 साल तक उनकी पेंटिंग के लिए उनको 10 रुपया कोई नहीं देता था। कितने रुपए? 10 रुपए नहीं देता था। 56 साल तक, 56 साल उन्होंने अपनी जो उनको पसंद था, मैंने जैसा आपको बताया, डू व्हाट यू लव। तो उनको क्या पसंद था कि पेंटिंग करना, तो वो पेंटिंग करते रहे। उन्होंने हार नहीं मानी, इंटरेस्टेड भी रहे वो पेंटिंग करने में, उसमें कमिटेड भी रहे, उसके साथ लगे रहे और रिपीट करते रहे अपनी पेंटिंग को। और फाइनली जब उनको 97 साल में जब उन्होंने प्रवेश किया, तो उनकी पेंटिंग जो बिकी वो करोड़ों में बिकी। और यानी कि वो लगातार 56 साल तक क्या करते रहे, इंटरेस्टेड भी रहे, कमिटेड भी रहे और रिपीटेड भी रहे। इसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन है वो है लव व्हाट यू डू। लव व्हाट यू डू मतलब जो करते हैं आप उससे प्यार करिए। यानी कि जैसे आप स्टडी करते हैं, आपका जॉब है, उससे प्यार करिए। जॉब आपका, स्टडी भी आपका जॉब है, ठीक है, वो आपका कर्तव्य है। जॉब हम क्या बोलते हैं, ड्यूटी किसको बोलते हैं, हमारा कर्तव्य को। अगर हम आपकी सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, यानी कि आपको सिंपल लैंग्वेज में आपकी स्टाइल में समझाने की कोशिश करूं, तो अगर मैं ये कहूं कि आपकी शादी उससे हो जाए जिससे आप प्यार करते हैं, या फिर जिससे आपकी शादी हुई है, जिससे आपकी शादी हुई है उससे प्यार करना सीख जाइए। तो यही 2 ऑप्शन है जीने का। अगर तीसरा ऑप्शन ढूंढेंगे ना तो लितर यानी चप्पल खाएंगे। इजंट इट? सही है बात, गलत है? आप सोच सकते हैं इस बात को। तो माई सजेशन इज इंटरेस्टेड, कमिटेड एंड रिपीटेड। कहने का मतलब ये है कि लगे रहो, लगे रहो और लगे रहो। और मैं जानता भी हूं कि आप सब लगे हुए, आप सभी के सभी किसी न किसी पर्पस के लिए स्टडी में, अपने जो भी आपको इंटरेस्ट है उसमें लगे हुए, लगे हुए, लगे हुए, लगे हुए, लेकिन लगन गायब है। अब लगे हुए, लगे हुए, लगन गायब है, यानी कि जो एफर्ट आपको उसमें लगाना था वो बिल्कुल गायब है। तो अगर मैं ये बात बोलूं दोबारा से कि माई सजेशन इज ऑलवेज कि इंटरेस्टेड, कमिटेड एंड रिपीटेड, बट इट इज नॉट इजी। दुखी होना, किसी को दोष देना, किसी की निंदा करना या फिर नेगेटिव सोच रखना, ये हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। मसाले जैसे कूट कूट के पीसे जाते हैं ना, ऐसे हमारे अंदर कूट कूट की भरी हुई है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। मतलब ये कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा ये काम कर सकता है, किसी को दोष दे सकता है, निंदा कर सकता है, नेगेटिव सोच रख सकता है। जैसे कि इसके लिए अगर आप बोलोगे किसी को, मैं आपसे पूछूं किसी से कि इसके लिए कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत है क्या, या किसी स्कूल में जाके डिग्री लेनी पड़ेगी इसके लिए, या फिर IIT करनी पड़ेगी इन सब कामों के लिए, तो नहीं। ये हमारे अंदर कूट कूट के भरा है, क्योंकि नेगेटिविटी हमारे को नेचुरली मिलती है, क्योंकि नेगेटिविटी हमारे को नेचुरली मिलती है। अच्छा, एक गायक है जिसको लोग हिमेश रेशमिया कहते हैं,
आपने शायद नाम भी सुना होगा। उसने बहुत अच्छे अच्छे एल्बम दिए हैं और उस एल्बम में उसने सुपर हिट सॉन्ग दिए हैं। आपको याद होगा कि पिछले सालों में उसने काफी पॉपुलर गाने गाए हैं, तो लोग बाग उसको भी नेगेटिव फीडबैक देते हैं, ब्लेम कर देते हैं। तो मैंने कहा ना आपसे कि ये हमारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ, किसी को कैसे ब्लेम करें। तो उसके बारे में क्या एक प्रचलन है जो हम लोग भी बोलते हैं, जनरली हमने सुना भी है, नाक से गाता है। हिमेश रेशमिया नाक से गाता है। तो भैया अगर हिमेश रेशमिया आपको माइक पकड़ा दे, बोले ले तू गा, जहां जहां से आवाज होती है वहां वहां से गा, है ये बोले कि जहां जहां से तेरी आवाज आती है वहां वहां से गा, एक गाना हिट करके दिखा, तो हम बोलेंगे अरे नहीं भैया, नहीं भैया, ये तो आपका काम है, ये आपको ही पूरी तरह से ठीक आता है, ये आपके लिए है। तो मेरा सजेशन वापिस से वही है कि आप हमेशा टू रिमेन इंटरेस्टेड, कमिटेड एंड रिपीटेड, डोंट ब्लेम एनीबडी। ठीक है, आपको अगर आपको सही बताऊं कि आप जिसको ब्लेम कर रहे हैं या जिसके बारे में आप गंदा सोच रहे हैं, तो उससे बदतर आप नहीं है। मतलब उस थिंकिंग से ज्यादा आपकी जिंदगी अच्छी नहीं है। ये बहुत जरूरी है कि आप जो है टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, फॉर योर सेल्फ, कि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, पास हैं, फेल हैं, नंबर कमाए हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं, वो सब आपकी जिम्मेदारी है। वो केवल आपको लेना है कि हाँ ऐसा मैं हूं क्योंकि मेरी वजह से ये हुआ है। ये आप इसको किसी को दोष नहीं दे सकते। स्कूल में तो टीचर अच्छा नहीं है, और जब हमारा पेपर खराब हो जाता है तो जब हम एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हैं तो आपस में बात करते हुए निकलते हैं, यार पेपर बहुत हार्ड था, बोर्ड ने बहुत पेपर हार्ड बनाया है। दूसरा दोस्त भी हाँ हाँ सही कह रहा तू, यार पेपर बहुत हार्ड था, बोर्ड ने बहुत हार्ड बनाया है, इस बार तो अच्छे नंबर आएंगे नहीं। क्योंकि हमारी ब्लेमिंग टेंडेंसी है, अरे भाई पेपर तो बोर्ड ने बनाया है लेकिन आपके बुक से बनाया है ना, आपके बुक से बनाया है। तो जिम्मेवारी लेना सीखो कि आपका पेपर गलत जो हुआ है वो बोर्ड ने नहीं कराया, वो आपने कराया क्योंकि आपने मेहनत कम करी थी। तो यही कह रहा हूं कि आप दूसरों को ब्लेम करना छोड़ेंगे, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, तब आप एक अच्छी लाइन पे, एक अच्छी पटरी पे चलेंगे। ठीक है, कई स्टूडेंट्स की शिकायत क्या होती है, वो अपने पेरेंट्स को भी ब्लेम करते हैं, अपने पेरेंट्स को भी ब्लेम करते हैं और उनसे कहते हैं आपने हमारे लिए किया ही क्या है, आपने हमारे लिए किया ही क्या है। तो मैं कहूंगा उन स्टूडेंट से, या फिर वो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे तुझे पैदा किया, तुझे बड़ा किया, तुझे मरने नहीं दिया, ये क्या कम है? भाई मैं तो यही कहूंगा कि आपके माँ बाप ने जो करना था अपनी तरफ से भरपूर किया है, जितना उनको करना था उतना कर दिया है। अगर आप फिर भी चूं चूं करोगे, उनको ब्लेम करोगे, तो ये आपकी परेशानी है, उनकी नहीं। कई तो ये भी बोलते हैं कि टीचर ठीक नहीं मिला इसीलिए समझ में नहीं आ रहा। तो मैं ये बोलूंगा आपसे कि आप लोग जितने प्रभु हो सामने मेरे, तो आपके क्लास के अंदर 60 बच्चे बैठे हैं, एटलीस्ट 60 का एक बैच बनता है अपने स्कूलों में, कहीं कहीं पर 40 का भी बैच होता है, कमरे के ऊपर या टेबल साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसमें आपका एक टीचर आया और उस टीचर ने कुछ पढ़ाया, आपको समझ में नहीं आया क्योंकि आप ब्लेम कर रहे हैं ना टीचर को, टीचर ठीक नहीं मिला। तो उस 60 बच्चों में से 50 बच्चे तो पास हो जा रहे हैं और उसी सब्जेक्ट में वो 10 बच्चे फेल हो जा रहे हैं, उसी टीचर का पढ़ाया हुआ है। यानी वो 50 बच्चे गलत हैं, आप 10 बच्चे सही हैं। ये ब्लेमिंग टेंडेंसी आपकी गलत है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो क्या आपने जाकर के अपने टीचर से पूछा? तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको अपना एफर्ट दिखाना होगा, अपने टीचर से जाकर के उस सब्जेक्ट के बारे में, उस परेशानी के बारे में डिस्कस करना होगा। आप तो वैसे ही डर के मारे नहीं जाते हो, कहीं मार ना दे, कहीं कुछ बोल ना दे। अरे भाई वो इंसान है, आपको पढ़ाने के लिए हायर किया गया उसको स्कूल में, तो वो आपको पढ़ाएगा, वो आपको बताएगा। अगर आपको फिर भी दिक्कत लगती है तो आप अपने पेरेंट्स से बोल सकते हैं, अपने प्रिंसिपल से बोल सकते हैं। ये सब चीजें आपको जरूरी है समझना, ताकि आप जो अब के बाद में जो भी एग्जाम देंगे या जिस क्लास में भी आप जाएंगे, जहां पे भी जैसा भी आप परफॉर्म करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एजुकेशन फील्ड में ही अच्छे हों। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था माइकल जॉर्डन का, उससे पहले मैंने आपको एमएफ हुसैन का भी एग्जांपल दिया था। तो उनका ये पढ़ाई से कोई खास लेना देना नहीं है, वो खास पढ़े लिखे या फिर मेरिट लिस्ट में आए हुए नहीं है, लेकिन उन्होंने जो भी किया वो इस 3 प्रिंसिपल पे लागू किया, जो कि मैंने आपको हमेशा बताया है, इंटरेस्टेड, कमिटेड एंड रिपीटेड। ये जरूर होना ही चाहिए, ठीक है ना। और कुछ बच्चे तो क्या होते हैं, पैदाइशी परेशान होते हैं, मतलब पैदा ही गलत देश में हो गए,
भाई साहब, आप अंबानी के घर पैदा होते तो भी आप परेशानी होती अगर आप यहाँ पे परेशान हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको बात बताऊं तो आप सभी की फैमिली है, आपके सभी के पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं। आपके माता पिता जो हैं या फिर आपके बड़े भाई हैं या आपके चाचा ताऊ हैं, जो भी है रिलेशन में, तो सभी के घर पहला बच्चा होता है। सभी के घर पहला बच्चा होता है। तो जो पहला बच्चा होता है ना, उसकी वजह से सबकी डेजिग्नेशन चेंज हो जाती है। सबकी डेजिग्नेशन यानी कि सबकी पोस्ट जो है वो चेंज हो जाती है। सबसे पहले जिसके बच्चा होता है वो बाप बन जाता है, यानी पापा कहलाता है। ठीक है। दूसरा, जन्म देने वाली माँ बन जाती है, मम्मी कहलाती है। तीसरा, बिना एफर्ट लगाए दादा, नाना, नानी वो बोनस में बन जाते हैं। ठीक है ना। ये पहला बच्चा होने पे होता है, मतलब एक बच्चा फायदे अनेक। ठीक है। लेकिन जब दूसरा बच्चा होता है तो ऑलरेडी वो क्या है, पापा बन चुका है, मम्मी बन चुकी है, दादा बन चुका है और दादी बन चुकी है। तो उसको क्या लगता है कि यार मेरे साथ है ना, मतलब वो हो रहा है, मेरे साथ छल हो रहा है, मेरे साथ धोखा हो रहा है। इसके तो एल्बम भरे पड़े हैं फोटो से और मेरी कोई फोटो नहीं ले रहा, मेरे को कोई प्यार नहीं कर रहा। तो ये मेंटेलिटी उस बच्चे की है। एक्चुअली हमारी साइकोलॉजी, हमारे संसार का नियम भी यही है कि जो चीज पहली बार होता है उसका जो हम उत्साह मनाते हैं वो दोबारा जो हो जाएगा उसमें वो इंटरेस्ट नहीं आएगा। आपके साथ भी होगा, इन फ्यूचर आपके साथ भी होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जिस बच्चे ने केवल पासिंग मार्क्स लिए हैं, यानी 33% से पास हुआ है, ठीक है, 33% से पास हुआ है, अगर नेक्स्ट क्लास में वो 33% 60% आ जाए, उसके 33 से वो 60 पे गेन कर जाए, तो अचानक से उसको इंटरेस्ट इतना आएगा जितना उसने कभी सोचा नहीं होगा कि यार मैं 33% लाता था। क्यों? क्योंकि उसने एफर्ट लगाया, उसने पॉजिटिव थिंकिंग रखी। नहीं हाय मैं तो पैदाइशी पीड़ित हूं, ऐसा तो सोचा नहीं होगा उसने। तो एफर्ट लगाना जरूरी है, इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी जरूरी है। तो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ही लेनी होगी, हमें ही सोचनी होगी कि जो भी गलत किया है या गलत हो रहा है उसके रिस्पॉन्सिबल हम हैं, कोई किसी से। और एक बात और बता दूं कि उसकी सोच है, आपके छोटे भाई की, बहन की, जिसकी भी सोच है, ये उनकी सोच है कि उनके साथ गलत हो रहा है। माँ बाप, छोटे बड़े या आपके तीसरे चौथे जो भी आपके भाई बहन है, किसी से भेदभाव करके प्यार नहीं करते। अगर एक समोसा भी लाते हैं या 4 समोसे लाते हैं तो बराबर इक्वल पार्ट्स में बांटा जाता है। ऐसा नहीं कि बड़ा है तो ले तू 4 खा ले, इसको 1 दे दे और तीनों बांट दे, एक को टुकड़े टुकड़े करके, ऐसा नहीं होता है। अगर मैं बात करूं पहले की, तो पहले के जमाने में जो लोग होते थे, पहले के जमाने में जो लोग होते थे, तो उनसे किसी ने अगर ये कहा होगा कि मैं जहाज बनाऊंगा और वो हवा में उड़ेगा, तो उस टाइम के लोग सोचते होंगे जहाज बनाएगा, जहाज वो भी लोहे का, हवा में उड़ेगा, पागल हो गए। शुक्र करो कि वो लोग आज नहीं है जो ऐसा सोचते थे। आज वो हवा में जहाज उड़ता है, वो भी लोहे का, 1000 टन वेट के साथ। तो ऐसा सोचना कभी भी पॉसिबल नहीं है कि मतलब आप हंस दो, उसने यार ये बोला है तो हंस दो। आपको पता ही नहीं है कि वो हो सकता है पॉसिबल। अब मैं आपको बताऊं कि अभी हम जब यहां से जब जाते हैं बाई एयर दिल्ली से बॉम्बे, दिल्ली से बॉम्बे बाई एयर या बाई प्लेन जाते हैं, आपके पास बहुत सारे चांसेस आएंगे बाई प्लेन उड़ने का। और कई स्टूडेंट्स जो हैं जिनके मम्मी पापा पेरेंट्स कम टाइमिंग की वजह से प्लेन का सफर कर चुके हैं, तो वो लोग जा भी चुके होंगे। एक आधे की बात कर रहा हूँ मैं, सबके नसीब में नहीं होता। और जब प्लेन में बैठने का वक्त आता है तो खुद के पैसे से ही बैठा जाता है। माँ बाप जल्दी से प्लेन में खुद नहीं बैठते हैं तो दूसरों को क्या बैठाएंगे, मतलब समझ रहे हैं आप, वो खुद भी नहीं बैठे होंगे, कई पेरेंट्स ऐसे भी हैं। तो दिल्ली टू बॉम्बे बाई एयर जाने में 1 घंटा 40 मिनट लगता है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं? 1200 किलोमीटर। ठीक है। अब आज की डेट में तो हमें लगता है वाह यार 1 घंटे 40 मिनट में, यानी कि लगभग 1.25 घंटे में हम दिल्ली से बॉम्बे बाई एयर 1200 किलोमीटर तय करके आ गए। कितने टाइम में? 1.25 घंटे में, 1 घंटा 40 मिनट के आसपास। ठीक है। लेकिन आपको यकीन मानिए, आपको जो चीज मैं अब बताने वाला हूं आपको शौक लगने वाला है कि अभी एक प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, जो कि एक ट्रेन पे काम चल रहा है। बाई एयर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाई रोड की, बाई पटरी की बात कर रहा हूं। एक ट्रेन पे काम चल रहा है जो यूएसए टू लंदन जाएगी और वो 18 मिनट में यूएसए टू लंदन पहुंचाएगी, वो भी 18 मिनट में। कितना किलोमीटर है यूएसए टू लंदन? 25 किलोमीटर, सॉरी 2500 किलोमीटर, यानी 2500 किलोमीटर
18 मिनट में यूएसए टू लंदन। आप ज्यूम भी नहीं कर सकते कि उसकी स्पीड क्या होगी। आप समझ पा रहे हैं? हम और आप तो ये सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं ना हमारा सॉफ्टवेयर कैसा है, इतना तो सोचने की कैपेसिटी नहीं है। हम तो एंटीवायरस तब डालेंगे अपने अंदर जब हमें पता चले कि हमारे अंदर वायरस है। हम तो कहते हैं हमारा वायरस भी ठीक है। इसलिए हमें अपनी जो है अलग पहचान बनानी हो, लेकिन हार्डवेयर वाइज, हार्डवेयर मतलब शारीरिक रूप से, स्ट्रक्चर वाइज, फिजिकली हम लोग सब कोई सेम है। हम लोग सब कोई सेम है फिजिकली। सभी के 2 आईज हैं, 2 ईयर्स हैं, एक हार्ट है आपका, 2 किडनीज हैं। ये सारी चीजें हम में भरी पड़ी हैं और सेम मात्रा में है। ऐसा कुछ नहीं है किसी में 4 किडनी है, किसी में 2 दिल है, किसी की 4 आंखें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिजिकली जो है हार्डवेयर जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर का, हार्डवेयर वाइज हम सेम है। हमें अलग जो पहचान देता है वो हमारा माइंड है, हमारी मेंटेलिटी है। हमारा माइंड और मेंटेलिटी ही हमें एक अलग पहचान देती है, सबसे अलग करती है, सबसे जुदा करती है। क्यों करती है? क्योंकि हमारी सोचने का तरीका हमको बड़ा बनाता है, हमको बेहतर बनाता है, हमको प्रसिद्ध बनाता है, हमको पॉपुलर बनाता है। ठीक है? जैसे एक बच्चा जब जन्म लेता है या पैदा होता है, आप जानते हैं, तो उसके अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं होता। ठीक है ना? जब भी एक बच्चा होता है तो उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता। बच्चे के अंदर सॉफ्टवेयर सबसे पहले उसके मम्मी और पापा डालते हैं। तो मम्मी पापा उसको समझाते हैं, देख बेटा ये तेरी मम्मी है, ये तेरे पापा हैं। ठीक है? और जिसको समझ में नहीं आता उस बच्चे को, तो ये तेरे सारे अंकल हैं, ऐसे बोल देंगे। ये वो बच्चा इतना तो समझता है, यानी कि सॉफ्टवेयर हम डालते हैं बच्चे के अंदर। लेकिन अगर हमें बनना है, कुछ अलग करना है, कुछ टू बिकम ए विनर, तो आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो यहां पर कुछ नेचुरल लॉज काम करती हैं। आप सभी ने पढ़ा है, आपके सराउंडिंग में ये हैपनिंग होती रहती है। सभी जानते हैं कि जो कुछ प्राकृतिक नियम जो हैं वो हमेशा काम करते हैं। तो समझिए, आप सभी को पता है कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं या प्राकृतिक नियम जो काम करते हैं वो थोड़े बहुत आप वाकिफ है। लेकिन सबसे पहले अगर नियम की बात करूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो चीज मैं बताने वाला हूं वो आपको समझ में आ गया तो आपने इस वीडियो को पूरा फायदा उठा लिया। सबसे पहला एक नियम है ग्रेविटेशनल फोर्स का, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल का। ये गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में काम कर रहा है। ठीक है? आपको भी पता है, मुझे पता है। और अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि इस गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स को आइडेंटिफाई किसने किया था, किसने इसकी खोज की थी, तो आप बता सकते हैं आइजैक न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने। लेकिन आपने केवल इतना ही समझा होगा कि सर आइजैक न्यूटन ने इसकी गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज की थी। लेकिन ये फोर्स पहले से काम कर रहा था, यानी कि उनके सर्च करने से पहले ग्रेविटेशनल फोर्स यहां मौजूद था प्रकृति में। पहले भी फल या जो भी ऊपर से सामान जो गिरते थे, एक निश्चित ऊंचाई से जो भी चीज फेंकी जाती थी या ऊपर लटकी हुई होती थी, अगर वो गिरती थी तो सीधे नीचे ही गिरती थी। सर आइजैक ने इसका पता लगाया, हमें बताया कि ये फोर्स होता है। ऐसा नहीं कि उनके फोर्स पता लगाने के बाद में पृथ्वी ने अपना काम बंद कर दिया, नीचे गिरने वाली चीज ऊपर चली गई, तो ऐसा नहीं है। जो हमारे सराउंडिंग में है वो सारे के सारे नेचुरल फोर्स काम कर रहे हैं, क्योंकि ये नेचुरल लॉ है। और हमारे शरीर में आप जानते हैं 2 किडनी है, और 2 किडनियों का काम क्या है ये भी आप जानते होंगे। अगर आपको नहीं पता है तो फिर भी मैं बता देता हूं। तो आपका किडनी क्या करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, यानी कि फिल्ट्रेशन करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, आपके पानी को फिल्टर करता है। ये सब काम है किडनी के। टॉक्सिक्स को गायब करना किडनी का काम। तो आपका भी वही करता है, मेरा भी वही करता है, पूरे संसार का वही करता है। अगर आपको शायद होपफुली पता हो कि ये कितने लीटर जो है ब्लड को प्यूरिफाई करता है 1 घंटे में, तो शायद आपके पास जवाब नहीं होगा, लेकिन मैं बता देता हूं कि 8 लीटर पर आवर ये जो है ब्लड को प्यूरिफाई करता है। 8 लीटर 1 घंटे में ब्लड को प्यूरिफाई करता है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर की किडनी है तो 8 की जगह 16 लीटर करती होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं। आ रहा हो डॉक्टर महाराज, आप डॉक्टर हो, आपका किडनी हूं मैं, 16 लीटर कर दूं, ऐसा नहीं है। तो हम होपफुली फिजिकली बिल्कुल सेम है। तो ये क्या है, किडनी आपका जो 8 लीटर फिल्टर कर रहा है ब्लड को, ये भी क्या है, एक नेचुरल लॉ है। एक नेचुरल लॉ और है जिसके बारे में आप वाकिफ
हो या ना हो, वो काम कर रहा है। इट्स हार्डली मेक्स ए डिफरेंस। क्यों? क्योंकि आपका हार्ट जो है, यानी कि दिल, आपका हार्ट बोल सकते हैं इसको, आपका दिल जो है आपके पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है, यानी कि खून को पहुंचाता है। तो आज आपको पता चल गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पंप काम करना बंद कर देगा या उससे ज्यादा काम करेगा। और कितना खून पंप करता है वो? तो 300 लीटर पर आवर, 300 लीटर एक घंटे में पूरे शरीर के अंदर ब्लड को वो पंप करता है। आज आपको पता चल गया होगा, अरे वाह मेरे दिल आज तो 300 कर रहा है, कल से 400 करना। ऐसा नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल लॉ है। आग में आप हाथ डालोगे, मैं हाथ डालूंगा, चाहे मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो हाथ डाले, या ओबामा डाले, या फिर अभी आपके जो जॉर्डन है वो हाथ डाले कि आग में डाल दिया, तो ऑब्वियस सी बात है जलेंगे, क्योंकि ये नेचुरल लॉ है। ऐसा नहीं कि आग में डाल दिया, वो मोदी साहब आप हैं गलती से डाल दिया होगा निकाल लो, तो ऐसा नहीं है। आपको समझ में आ रही है बात? तो नेचुरल लॉ अपनी जगह सारा का सारा जो है काम करते हैं और करते रहेंगे। तो मेरे हिसाब से अब अपने आप को कोई दुखी नहीं समझ रहा होगा, मेंटली डिस्टर्ब नहीं समझ रहा होगा, क्योंकि हमारे अंदर जो भी चीज है प्रकृति ने जो दिए हैं वो सेम दिए हैं, बस हम उसको कितना यूटिलाइज करते हैं, कितना उसको यूज करते हैं, वो जरूरी है। हम किसी भी चीज को फोर्सली अगर हम उसको फॉलो कर रहे हैं, एक मैनर में फॉलो कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं, यानी कि लगातार कर रहे हैं, प्रॉपर मैनर में कर रहे हैं, अगर ये मैनर आपने रखा है तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। कभी भी आप जो फेलियर नहीं कहलाओगे, चाहे आप एग्जाम के मामले में हो, कैरियर के मामले में, आपकी जो भी रिस्पेक्ट है, आप हॉलीवुड में बनाओ, पॉप सिंगर बनो, या फिर लेखक बनो, राइटर बनो, या फिर प्लेयर बनो, आपको कोई नहीं रोकेगा। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि एक सराउंडिंग में आपसे मैं बात पूछूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं आपके सराउंडिंग में हैं, तो आप में से कुछ लोगों को पता होगा, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो होती हैं, मतलब विद्युतीय तरंगे जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, हाँ होती तो हैं। तो ये होती हैं तो दिखती तो नहीं है, लेकिन सराउंडिंग में है तो सही। जैसे अगर मैं आप बात करूं तो आपके मोबाइल में जो टावर आता है ये कहाँ से आता है? कोई वायर तो खींच के नहीं डाल रखी है, ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत तरंगे हैं जो हमारे सराउंडिंग में है, जिसके पास मोबाइल है, जिसका ऑन है, वो कैच कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं इसको साबित करना चाहूं और भी, तो आप अभी अपना एफएम ऑन करिए, 93.5 लगाइए, जो भी आपका फ्रीक्वेंसी है। आप क्या लगा रहे हैं? फ्रीक्वेंसी लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आपने वो 93.5 फ्रीक्वेंसी लगाए, वहां पे फटाक से एक गाना बजा, और वो गाना आपको पसंद नहीं आया, पूरा रोना धोने वाला गाना है, आपको तो मजा ही नहीं आया उसमें, तो आपने क्या करा? उस गाने को हटाने के लिए फ्रीक्वेंसी चेंज करी। अब आपने 93.5 की जगह 98.2 लगाया, वहां पे आ गया मोहब्बत भरे गाने, दिल बाग बाग हो गया आपका। लेकिन आपने चेंज क्या किया? फ्रीक्वेंसी। लेकिन वो गाना जो सराउंडिंग में पहले से था, यानी कि जो दुख भरा गाना अभी भी आपके चारों तरफ है, तो आपने क्या चेंज करी है? फ्रीक्वेंसी। यानी कि आपका मेंटल जो है, यानी कि मेंटल पावर है, वो आप किस डायरेक्शन में लेके जाते हैं वो चीज उसको कैच करेगा। हमारे को भगवान ने ना एक विचारों की ताकत दे रखी है, एक ही ताकत दे रखी है जो हम इंसानों को दे रखी है, वो है विचारों की ताकत। अब दूसरी बात मैं बताऊं, आप कितना भी अच्छा सोच लीजिए, कितना भी अच्छा सोच लीजिए, उस पर कोई वेट नहीं है, कोई सर्विस टैक्स नहीं है, कोई टीडीएस नहीं, आपको सभी को पता है। कितना भी अच्छा सोच लीजिए, ठीक है। आप कितना भी बुरा सोच लीजिए, उसके लिए कोई जेल नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई फांसी नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम इज नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग जो कि नेचुरल है, ये है नेचुरल लॉ, ठीक है। नेगेटिव थिंकिंग हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है, जो मैंने आपको पहले बताया था। फेल होने का डर, गिरने का डर, और घबराने का डर, और डरने का डर, वो तो ऑब्वियस सी बात है। तो ये सब चीजें हमें सीखनी नहीं पड़ती, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग यू हैव टू लर्न, वो अननेचुरल है, उसको आपको सीखना पड़ेगा, वो आसानी से नहीं मिलती, वो बिल्कुल भी आपको आसानी से नहीं मिलती। इसके लिए टू बी ए हार्ड वर्कर, आपको मेहनत तो करनी होगी। कोई, मैं आपको बताता हूँ हार्ड वर्किंग होती क्या है। सब सोचते हैं फिजिकल वर्क है हार्ड वर्क, यानी कि पत्थर उठाना, तसला ढोना, या फिर कुछ सामान कंधे पे लादना, ये हार्ड वर्क नहीं है, ठीक है। आप काम को हार्ड बना के करेंगे, वो हार्ड वर्क नहीं कहलाता। आप काम को स्मार्ट करके काम करेंगे, उसको हार्ड वर्क बोला जाता है, ठीक है। मेंटली करेंगे, अरे यार ये तो सॉफ्टवेयर का काम है, कंप्यूटर का काम है, तुमने मेहनत कहाँ करी है? उसने बहुत मेहनत करी है, मेंटली बहुत ज्यादा मेहनत करी है उसने।
आपके फिजिकल से ज्यादा मेहनत यहाँ पर, और ये मेहनत आपने कर ली तो जिंदगी में कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ हार्ड वर्क क्या होता है। कोई भी ऐसा काम जिसको करने का मन तो नहीं करता है, लेकिन लक्ष्य को ध्यान रखते हुए उसको दिल लगा के करने वाला आदमी ही हार्ड वर्क करता है। समझ में आ रहा है आपको? कोई भी ऐसा काम जिसको करने का मन नहीं करता है, लेकिन लक्ष्य को ध्यान रखते हुए उस काम को मन लगा के करने वाला आदमी ही हार्ड वर्क करता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप लद्दाख में जो अभी गलवान घाटी में भी हमले हुए थे, युद्ध की परिस्थिति बन गई थी, तो वहां पर -20 डिग्री टेम्परेचर होता है, कहीं कहीं -30 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो वहां पे हमारे सेना के जवान, उनको वहां पे जाकर के उस बर्फ में -30 डिग्री पे खड़े होने में मजा नहीं आता, उनको बिल्कुल ही मजा नहीं आता। आप सोचो ना, आपको सर्दियों में जब माइनस में तो अपना टेम्परेचर जाता भी नहीं है, 7, 8, 9, 10 डिग्री भी रहता है, तो हमारी हालत खराब हो जाती है। तो आप सोचिए वो -20 डिग्री पे वहां पे खड़ा है, तो उसको कोई मजा आ रहा है क्या वहां पे अपनी फैमिली से दूर? वो किस लिए खड़ा है? क्योंकि वो ऐसा काम कर रहा है जिसमें उसका मन नहीं है, लेकिन फिर भी वो, उसका लक्ष्य क्या है? हमारे को प्रोटेक्शन देना, ठीक है, अपनी देश की रक्षा करना, उसको वो कर रहा है, तो वो एक हार्ड वर्कर है। आप समझ गए इस बात को? अगर मैं एसटीएफ का जवान हूं, अभी अभी हमारे किसान भाइयों ने आंदोलन कर दिया था, पूरा चक्का जाम कर दिया था, उनको क्या फर्क पड़ता है देश में, और जनता तो परेशान हो रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, वो आंदोलन उस आंदोलन में कोई परिणाम नहीं निकला, अपने घर चले गए। लेकिन जिस टाइम उनका आंदोलन चल रहा था, उस टाइम पुलिस की पूरी तैनाती की गई, स्पेशल फोर्सेस लगाए गए थे, और वो स्पेशल फोर्सेस इतनी दूरी में खड़े थे जितना मैं आपके सामने 1 फीट 2 फुट की दूरी पे खड़ा हूं, जो मैं अभी मोबाइल में बता रहा हूं, इतनी दूरी पे सेना खड़ी है, और सामने बैठे हुए हैं रॉकेट टिकैत वगैरह जो भी सेना है आपकी, किसान सेना, ये बैठी हुई है। तो आप क्या सोचते हैं, वहां पे जो फोर्स बैठी है, फोर्स और किसानों के बीच में क्या गप्पे चल रहे होंगे कि हाँ यार बताओ और सुना क्या चल रहा है तेरे घर में? ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे तनाव का इतना माहौल है, और जो वहां पे आर्म्ड फोर्सेस रखी गई हैं, फुल्ली आर्म्ड है, उनके पास बम है, पिस्तौल है, स्पेशल टाइप्स ऑफ गन है, और उनको फुल आजादी है कि वो किसी को भी ऑन द स्पॉट मार सकते हैं, और उनका नाम भी नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने प्रोटेक्शन में मारा है। लेकिन वहां पे देखिए वो किसान खड़े होकर उनको सामने से गालियां भी देते हैं, भला बुरा कहते हैं, तो भी वो चुपचाप खड़े हैं, वो सहन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ड्यूटी है। तो वही कह रहे हैं हार्ड वर्कर क्या है, वही हार्ड वर्क है कि वो उसकी गालियां भी सुन रहा है, उसकी बदतमीजी भी सहन कर रहा है, उसको, उसके पास पावर भी है कि उसको शूट कर सकता है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर रहा है। यानी कि ऐसा काम वो कर रहा है जिसमें उसका मन तो नहीं कर रहा, लेकिन उसको करना पड़ रहा है, और वो लक्ष्य क्या है कि इनको रोके रखना, उस लक्ष्य को वो ध्यान रख रहा है, तो वो क्या है, एक हार्ड वर्कर। तो इस तरह से हम जो भी काम करते हैं, अगर उस लक्ष्य को ध्यान रखते हुए अगर हम करते हैं, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, हर स्टूडेंट बोलेगा यार मेरे को तो मैथ समझ में नहीं आती, कोई बोलता है मेरे को इंग्लिश समझ में नहीं आती। बहुत सारे दोस्त मेरे को व्हाट्सएप करने लग गए। अब तो मैंने व्हाट्सएप केवल इसलिए दिया था कि आप मुझे फोन करिए, मतलब व्हाट्सएप करिए तो कम से कम कोई इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए करिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी सर ये बता दो हिंदी में क्या पढ़ूं कि मैं पास हो जाऊं। अरे भैया हिंदी में वही पढ़ोगे जो आपके बुक में है, आपके सिलेबस में, मैं उसमें क्या करूंगा? मैं तो बोर्ड का अध्यक्ष नहीं हूं ना कि मैं बता दूं आपको ये पढ़ लो तो आप पास हो जाओगे। हमारा काम है आपको हेल्प करना, हम आपको स्टडी मटेरियल दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जो दे दिया है तो आप उसको पढ़ के और खुश हो जाओ कि हाँ मिल गया आप तो और हम पास हो जाएंगे। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा जरूरी भी है। लेकिन देखो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो दोनों चीजों को हमको माइंड में रखना चाहिए कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आशा करता हूं इस पूरी वीडियो में आपने जो समझा है कॉन्सेप्ट को, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको एक एक चीज आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा हमने एंटरटेनमेंट भी किया, अलग अलग थोड़ी सी बातें भी करी, और जरूरी भी था, आपके लेवल में ये सब चीजें होनी भी चाहिए। तो हमेशा आपको, अगर आपको सक्सेस होना है तो वो 3 मंत्र आपको हमेशा याद रखने हैं। अगर आप कंसिस्टेंट है तो आपको कोई भी एफर्ट लगाना है तो एकदम सही डायरेक्शन में लगाना है। ये नहीं कि गाड़ी को धक्का मारना है तो गाड़ी जिधर जा रही है उसके उल्टी साइड से धक्का मारेंगे, तो उल्टी साइड से धक्का मारेंगे तो कोई फायदा नहीं है। मतलब गाड़ी आपकी तरफ आ रही है और आप उस पर धक्का मार रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आपको एफर्ट बिल्कुल सही डायरेक्शन में लगाना है। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी को आराम से पढ़िए, समझिए। कोई दिक्कत आती है तो उसका अल्टरनेट ढूंढिए कि वो कैसे समझा जाए। अगर आपको मैथ में प्रॉब्लम आती है तो उसका अल्टरनेट ढूंढिए, सर्च करिए, या फिर टीचर से पूछिए कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सब चीजें एक तरफ, ये चीज एक तरफ। कि when nobody is watching they work harder, यानी कि कोई अगर आपको नहीं देख रहा है
तो ये मत सोचिए कि नहीं पापा नहीं देख रहे हैं तो नहीं पढ़ूंगा, टीचर क्लास में नहीं है नहीं पढ़ूंगा। पढ़िए, देखिए आपको एंजॉय करने का पूरा हक है, लेकिन उसका भी एक समय है, उसको आप थोड़ा सा सेपरेट करिए। एंजॉयमेंट पढ़ाई के साथ जोड़ लेंगे तो पढ़ाई नहीं रहेगी, एंजॉयमेंट नहीं रहेगा, वही बात हो जाएगी। हमने एक बच्चे से बात करी, बेटा तू क्या बनना चाहता है, तो मैं तो पॉप सिंगर बनना चाहता हूँ। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या कर रहा है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में तो घर वालों ने भेज दिया। तो ऐसा नहीं, उल्टा मतलब आपका इंटरेस्ट जो है उसको मारिए मत। अगर आपको कोई इंटरेस्ट है कि हाँ मेरे को ये चीज करना है, तो अपने पेरेंट्स से खुल के बात करिए, वो क्या कहते हैं वो समझेंगे। आज के पेरेंट्स सब कुछ समझते हैं, तो आपको अगर घबराते हैं, उनसे बोलते नहीं है, तो ये आपकी गलती है, ठीक है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, एक चीज मेंटेन करनी है, जो चीज आपको अच्छा लगता है वो करिए, या फिर आपको जो चीज दी गई है उससे प्यार करिए। तो मैंने दो ही वे बताए थे आपको कि लव व्हाट यू डू और डू व्हाट यू लव, ठीक है। और इसको जरूर फॉलो करिएगा। कोई भी चीज आप करते हैं, चाहे किसी भी फील्ड में जाए, चाहे आप अभी 10th पढ़ रहे हैं या 12th में एग्जाम देने वाले हैं, अगर आपको सक्सेस होना है, अच्छे नंबर लाने हैं, या फिर करियर में ग्रोथ करनी है, तो इंटरेस्टेड होना चाहिए। जो भी चीज आप कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। कमिटेड होना चाहिए, उसके प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। और तीसरा, रिपीटेड होना चाहिए, बार बार उसको करते रहिए, ताकि आपसे कोई गलती ना हो, ना मिस्टेक हो, और आप सक्सेस होते रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द